और वो पेपर है मई जून 2021-2-3। थोड़ा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा अमूमन आपने देखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है थोड़ा सा आसान होता है और फिर वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि जो ग्रुप 17 है हेलोजेंस, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो स्टेट ट्रेंड, आपने सिर्फ ट्रेंड बताना है कि वो ट्रेंड वैन डर वाल्स फोर्सेस का क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है स्ट्रेंथ वाइज। तो स्टेट द ट्रेंड इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ ग्रुप 17। तो ये बेटा देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गैस। फ्लोरीन इज अच्छा, यहाँ नीचे से लिखा भी हुआ है कि स्टेट बताएं। मैं पहले नीचे वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, आपको फिर खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। ये गैस है, क्लोरीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। तो ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं। और रीजन आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो स्टेट द ट्रेंड इन द रेलेटिव, तो स्ट्रेंथ क्या है जी, वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ी है, इंक्रीज। और इसका प्रूफ ये है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ पर बी पार्ट जो है, बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इज एडेड टू अ सेपरेट सैंपल ऑफ क्लोरीन। मतलब बेटा वो ब्रोमाइड और क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहा है एंड आयोडीन सेपरेटली, और फिर ब्रोमाइड का रिएक्शन आयोडीन से करवा रहा है। आपको ये बात मैंने बताई है कि जो बेटा हेलोजेंस है ना, इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन जो है ना, क्लोराइड से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ब्रोमाइड से भी और आयोडाइड से भी। अगर ये आइंस होते हैं ना, तो फ्लोरीन इन तीनों से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अच्छा, क्लोरीन जो है वो सिर्फ ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और आयोडाइड से कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं एक लिहाज से कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में इन सबसे आगे है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। फ्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड से और आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है। तो अब बेटा देखिए, यहाँ फर्स्ट रिएक्शन जो है, यहाँ पर उसने जो रिएक्शन किया है वो रिएक्शन इस तरह हो रहा है कि ब्रोमाइड और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। आप जरा गौर करें कि इसमें क्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती है। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन उसके बाद है। तो क्लोरीन ब्रोमाइड से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, आयोडाइड से भी ले सकता है। तो ये Cl2 क्या करेगा बेटा, ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl-1 चला जाएगा, और ये ब्रोमाइड Br2 में चला जाएगा। बैलेंसिंग कर देंगे हम बाद में ऐसे करके। तो ये रिएक्शन हो रहा है। आपने बताना है ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, इसमें आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। ऑब्जर्वेशन ये बतानी है कि जो क्लोरीन गैस थी ना, ग्रीनिश येलो, तो ग्रीनिश येलो गैस थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, रेडिश ब्राउन लिक्विड में, क्योंकि ब्रोमीन का कलर क्या होता है जी, रेड ब्राउन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो ग्रीन कलर की गैस थी ये रेडिश ब्राउन में चली गई है। मतलब जो कलर है, सॉरी, जो कलर है पेल ग्रीन या ग्रीनिश येलो, वो किस में चेंज हो गया है, रेड ब्राउन में चेंज हो गया है, क्योंकि ब्रोमीन बन रहा है ना, जब ब्रोमीन बनेगा रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आपने यही ब्रोमाइड, यही जो बेटा ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन, सॉरी ये जो ब्रोमाइड है इसका रिएक्शन आयोडाइड से आयोडीन से बेटा करवाना है। ठीक है, इस ब्रोमाइड का रिएक्शन आयोडीन से। अब बेटा देखें, आयोडीन तो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। आयोडीन कर सकता है सिर्फ एस्टाटीन जो इससे भी नीचे आ रहा है उससे। तो आयोडीन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींचे। क्यों बेटा, देखिए ब्रोमाइड का साइज स्मॉल है, आयोडाइड का साइज बिगर है। तो कैसे, एक तो ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, और आयोडाइड जो कि उससे भी बिगर साइज का है, वो कैसे ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसलिए आयोडीन जो है I2 इज द पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
unable to gain the electron from bromide, तो no reaction. जब no reaction तो no visible change, कोई चेंज नहीं आएगी। आपने ये चीज ओ लेवल नहीं पढ़ी है कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वही चीज है बस यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने बेटा कहा है कि आपने रिएक्टिविटी बतानी है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें बेटा अब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए तो ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप पूरा लिखेंगे बेटा, वहां ओ ए नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन, और नीचे वाले में क्या लिखेंगे कि आयोडीन इज द वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। आयोडीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद गेन कर लेगा। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि ब्लीच इज मेड बाय रिएक्शन विद क्लोरीन। ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरीन और NaOH का रिएक्शन इनऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हैं बेटा, जिसमें क्या बनता है, क्लोरीन एक्वस लेते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस NaOH लेते हैं, NaCl बनेगा, NaClO बनेगा और वाटर बनेगा। आपको बेटा एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर आपको नजर आ रहा है ना, NaCl और NaCl होगा, दिस इज द ब्लीच, 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ NaClO। ये जो इक्विमोलर मिक्सचर है जिसके इक्वल मोल्स आपने लिए हुए हैं वाटर में, इसको ब्लीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, कह रहा है कि व्हेन ClO-1 is added to water it behaves as a Bronsted-Lowry base। Bronsted-Lowry base वो बेस होती है which accept the proton। तो इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब उसने बता दिया है कि अगर आप ClO-1 को ना, अगर आप ClO-1 को वाटर में डालें तो ClO-1 एज अ बेस काम करेगा। तो कह रहा है इसकी इक्वेशन लिखें, ClO-1 NH2O। बेटा देखें ClO-1 इज अ बेस, ऊपर बता चुका है आपको क्वेश्चन में। तो जब बेस है तो इसने क्या करना है, इसने बेटा क्या करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। तो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड करेगा, वाटर अपना H देगा, तो ये बनेगा HClO और OH-। वाटर जो है ना OH- में जा रहा है, क्योंकि वाटर को अब अपना प्रोटॉन लूज करना है। क्यों? क्योंकि ClO-1 इज अ बेस, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा मोल से रिलेटेड है, उस पर आते हैं। concentration of NaClO in bleach S is X ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा ब्लीच S है, S ब्लीच है जिसमें NaClO है, ठीक है। जाहिर बात है ब्लीच में और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट NaClO भी है ब्लीच के अंदर, और उस ब्लीच को S का नाम दे रहे हैं। और कह रहा है जो ब्लीच है S, उसमें जो NaClO की कंसेंट्रेशन है वो X ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है। और NaClO रिएक्शन करता है जब H2O2 के साथ 1:1, तो ये बेटा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, 5 cubic centimeters of sample of S मतलब ब्लीच completely reacts with H2O2, ठीक है भाई, और वॉल्यूम ऑफ O2 is produced 24 cubic centimeter ऑक्सीजन गैस बन रही है। assume that only NaClO in S react with H2O2। अब बेटा देखें आपसे ना वो पूछ रहा है NaClO की कंसेंट्रेशन, तो आप बता क्या करें, आप यहां पर पहले मोल निकालें, देखें कि सबसे ज्यादा डाटा किस चीज का है, ऑक्सीजन का उसने वॉल्यूम है रूम टेम्परेचर पर, तो क्यों ना इसके मोल निकाल लिए जाएं। तो पहली चीज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। एक मोल जो गैस होती है ना उसका वॉल्यूम होता है 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आप सबको पता है। 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर मेक्स 1 मोल, तो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने मोल बनाएगी X। यहां से X निकाल लें, 24 डिवाइडेड बाय 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, X आपके पास बेटा यहां पर आ जाएगा।
1 times 10 raised to power -3 moles of ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप। फिर आपने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए, 1:1 है, तो H2O2 के भी कितने मोल होंगे? कितने ही होंगे ना, 1 times 10 raised to power -3। अच्छा, H2O2 और NaClO में मोलर रेशो क्या है? 1:1 है ना, तो इसके भी इतने होंगे, मोल्स ऑफ NaClO 1 times 10 raised to power -3। बेटा इसका मैथ निकाल लें, NaClO का मैथ निकाल लें। मैथ ऑफ NaClO कैसे निकालेंगे? देखें, फॉर्मूला आपके पास है, मोल्स मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय mr। तो मोल्स कितने हैं? 1 times 10 raised to power -3। मैथ कितने है जी NaClO का? ये तो आपने निकालना है। mr ऑफ NaClO, सोडियम का 23, इसको ऐड करें बेटा, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आ गया 74.5। बेटा अब मैथ निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, उधर ले जाएं, 74.5 टाइम्स 1 times 10 raised to power -3, तो ये आ गया बेटा आपके पास मैथ 0.0745, राइट। अच्छा, ये जो मैथ है आपके पास, ये कितने वॉल्यूम में है भाई? 5 क्यूबिक, क्योंकि देखें ब्लीच का वॉल्यूम एस ब्लीच जो है वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास मैथ जो आया है 0.0745 ग्राम्स NaClO का, ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब जरा क्वेश्चन देखें वो क्या कह रहा है। आपने ग्राम्स बताने हैं, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मैस आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि बेटा आपने ये ग्राम्स जो है NaClO के क्यूबिक डेसीमीटर में बताने हैं। क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने लिखा है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्स आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.0745 डिवाइडेड बाय 5। फिर इसको आप सॉल्व करें, 1000 टाइम्स 0.0745 divided by 5, 14.9। बेटा ये आंसर आया 14.9 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी। बेटा लास्ट स्टेप मैंने ये किया है, देखें ये मैंने 0.0745 ग्राम्स निकाले हैं ना, किसके? NaClO के, ये NaClO की ग्राम है। ये मुझे बताएं एस में क्या चीज है, एस में क्या चीज है जो रिएक्शन कर रही है जी H2O2 के साथ? H2O2 के साथ क्या चीज रिएक्शन कर रही है? NaClO। तो ये जो ग्राम्स हैं ये NaClO के हैं, ये ग्राम्स किसके हैं? NaClO के। तो ये NaClO के ग्राम्स जो हैं ये कितने वॉल्यूम में? देखें एस कितना वॉल्यूम लिया हुआ है आपने? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप अगर क्वेश्चन देखें तो वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब एक क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होंगे? एक्स होंगे, वहां से मैंने एक्स निकाला है बेटा। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये में भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, सोडियम क्लोरेट 1। अच्छा, ये 1 का क्या मतलब होता है बेटा? 1 का मतलब ये है कि जो क्लोरीन है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है। अच्छा याद रखें, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिखी हो ना रोमन में, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो यहाँ पर NaClO वैसे भी आप ये कर चुके हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कि Oxy2- Cl1+ सोडियम 1+, तो NaClO ऑक्सीडाइज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेटा नीचे है। अच्छा यहाँ इसने NaClO क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आयनिक इक्वेशन बना रहा है, तो Na उसने काटा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा उसका रिएक्शन हो रहा है NaClO का HCl के साथ। कह रहे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3। द प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन क्लोरीन, और वो प्रोडक्ट बेटा जिनमें क्लोरीन आ रहा है उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी ना वो -1 या 0 होगी। बेटा जो क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, यहाँ पर जो क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। और नो अदर स्पीशी, और कोई अदर स्पीशी जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। अब बेटा देखें इसकी जो फर्स्ट लाइन है कि NaClO ऑक्सीडाइज द HCl, HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है। Cl पर क्या चार्ज है? -1। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा भाई? Cl2। यही ऑक्सीडेशन होता है ना, -1 से 0 में जा रहा है। देखें वो कह रहा है कि NaClO
ऑक्सीडाइज करेगा HCl को, तो HCl के अंदर जो क्लोरीन है Cl-1 उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। उसने बताया हुआ है कि जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो -1 या 0 होगी, और सिर्फ क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इसलिए बेटा मैंने Cl-1 से कहां चला गया, 0 में चला गया, और मुझे पता है कि Cl0 उस वक्त होगा जब Cl2 की फॉर्म में होता है, तब Cl के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इसलिए मैं Cl2 लिख सकता हूँ ना बेटा, एक तो Cl2 हो गया। वो कह रहा है जो दूसरा क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर चार्ज क्या है, Cl-1 ही है। तो अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसे करें कि यहां पर पूरी इक्वेशन पूरा उसका लिखें NaCl हो, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अच्छा दूसरा फिर NaCl बन सकता है। NaCl, Cl पर क्या चार्ज है, -1, क्योंकि देखें क्लोरीन कंटेनिंग 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक पर चार्ज 0 होगा वो मैंने डाल दिया, दूसरे पर कह रहे हैं -1 चार्ज है, तो दूसरे पर तो अच्छा ये Cl-1 तो 0 में चला गया ना, ये तो खत्म हो गया, और 2 है तो पीछे बेटा यहाँ 2 लगाऊंगा क्योंकि Cl2 है। अब दूसरा वो कह रहा है जो क्लोरीन है उसके ऊपर -1 चार्ज है, तो वो सारी बात है यहां से आ रहा है ना, वो +1 वाला क्लोरीन -1 में जा रहा होगा, तो -1 में कब जा सकता है, जब जहरी बात है NaCl के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आयनिक इक्वेशन है Na तो वो नहीं लिख रहा ना, तो इसलिए बेटा हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे Cl-1, लेकिन असल में ये NaCl है, और पीछे क्या बच गया बेटा, ये बच गया H2O। तो ये बेटा देखें ये 3 प्रोडक्ट्स आपने बनाए, ये अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो उसको ठीक करते हैं। उसका क्वेश्चन फिर सुने, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि आपने पहला कह रहा है चलो -1 जो है ना वो HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा कि जो Cl-1 है वो 0 में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, उसने बताया वह 0 में जाना चाहिए, तो एक तो Cl-1 Cl0 में गया, तो 0 में उस वक्त जाएगा जब Cl2 की फॉर्म में होगा, तो इस 2 से बेटा मैंने यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस कर ली 2HCl। फिर मुझे ये समझ आया कि ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे, और पीछे एक Cl बेटा बच गया है, वो Cl-1 उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या 0 होगी या -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेथनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बट इट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा मैं जल्दी से बना देता हूं, टाइम जाया नहीं करते हैं। अच्छा आपको बताता हूँ मार्क्स कहाँ कहाँ कटेंगे, पहले तो आपने ये करना है। अब जरा सुने, ये तो आपने मेथनॉल और वाटर का स्ट्रक्चर बनाया, अब मार्क्स किस चीज के, मार्क्स हैं इन डायपोल्स के, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इन डायपोल्स के मार्क्स हैं। नहीं लिखेंगे मार्क्स -1 हो जाएगा, अगर डायपोल नहीं ड्रॉ किया -1। फिर बेटा ये जो यहाँ पर लोन पेयर हैं इनके मार्क्स हैं, लोन पेयर के बेटा मार्क्स होंगे, लोन पेयर भी ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है बेटा, और तीसरा मार्क बेटा आपने यहाँ पर शो करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे कर तो मेंशन करेंगे दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर लोन पेयर ड्रॉ ना किया बेटा आपने, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करना है जब भी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ड्रॉ करना मस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। मेथनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अ सैंपल ऑफ प्योर लिक्विड मेथनॉल इज एडेड टू द फ्लास्क एंड देन सील्ड। ये बेटा देखें, ये आपका कंटेनर सील हो गया, दिस इज द मेथनॉल, और ये बेटा उसके मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने ना बेसिकली वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बतानी है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे बतानी है। पर होता ये है कि मेथनॉल इज अ वोलेटाइल कंपाउंड, राइट, क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स में जाएगा, ऐसे ये वेपर्स बन गए, दीज आर दी वेपर्स। लेकिन बेटा ये जो वेपर्स हैं ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और कोलाइड करेंगे आपस में भी, और जब कोलाइड करेंगे तो एनर्जी लूज होगी, तो इनकी चांस होती है कि ये दोबारा क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए। ठीक है, तो बेटा कुछ वेपर्स बन रहे होते हैं, कुछ वेपर कंडेंस हो रहे होते हैं, ये कंटेनर में हो रहा है कि कुछ वेपर्स बन रहे हैं, कुछ वेपर कंडेंस भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जरा सुने, कुछ टाइम के बाद बेटा ये होता है कि बाज वेपर्स तो कंडेंस नहीं हो रहे, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये कंडेंस नहीं हो रहे, ये परमानेंट बन चुके हैं। लेकिन बेटा ये काम भी हो रहा है साथ साथ कि सपोज ये जो वेपर बन रहा है एक, और एक वेपर दोबारा कंडेंस भी हो रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगी आफ्टर सम टाइम, कि जितने वेपर्स बन रहे हैं, देखें एक तो ये हैं जो कि परमानेंट बन चुके हैं, ये कंडेंस नहीं हो रहे, लेकिन जो बाज नए वेपर्स बन रहे हैं
जिस तरह के सपोज ये दो वेपर्स बन रहे हैं, तो ये दो वेपर्स कंडेंस भी हो रहे हैं, इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम पर आ गया। दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक तो बेटा आपने जब भी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बतानी है तो आपने स्टार्ट करना है एट इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम का एक मार्क है कि ये इक्विलिब्रियम पर अब क्या होगा, पर जो आपको वेपर्स नजर आ रहे हैं, ये वेपर्स क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर? बिल्कुल करेंगे। तो आप बताएंगे एट इक्विलिब्रियम वेपर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid or with the wall of container, जो मर्जी लिख दें, is called वेपर प्रेशर। तो बेटा कि जो सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या ये जो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज द वेपर प्रेशर। व्हाई सम ऑफ द लिक्विड बिकम्स अ वेपर? कह रहा है कि बेटा सारे नहीं बने, कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चले गए, सारे नहीं हुए। तो इसमें बेटा इसकी रीजन ये होती है कि बाज मॉलिक्यूल्स जो है ना, बाज मॉलिक्यूल्स उनके पास वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देंगे बेटा, ठीक है। सम पार्टिकल्स, अच्छा वो पार्टिकल्स जो सरफेस पर हैं, देखिए यही तो फर्क आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एवोपरेशन और बॉइलिंग में, कि एवोपरेशन सरफेस पर होती है, बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी, have surface molecules have enough energy to overcome the attractive forces। ठीक है जी, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको आपने ओवरकम कर दिया। आगे देखें, कह रहे suggest and explain why the vapor pressure of water at room temperature is lower than the vapor pressure of methanol। अब देखिए अगर आप वर्डिंग पर गौर करें, एक तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर किसी लिक्विड के वेपर्स कम बन रहे हैं, अगर किसी लिक्विड के वेपर्स कम बन रहे हैं तो फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा ना। और अगर किसी लिक्विड के वेपर्स कम बन रहे हैं तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्गर होंगी, तभी तो वेपर्स कम बन रहे हैं। पेट्रोल जो है, पेट्रोल उसके वेपर्स बहुत रेडिली बनते हैं, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर है। इसलिए यहां भी ये कह रहा है कि जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कम है, मेथानॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इट मींस कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। बट अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो वो आसानी से वेपोराइज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेथनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन। के बेटा सारा बताने के बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम 2 मार्क्स की डेफिनेशन, आप इसमें 1 मार्क लेते हैं बस। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन दूसरा मार्क बेटा सम टाइम आपने वो पूछा होता है कंडीशन क्या है। तो याद रखिएगा, ऊपर वाले जरा रिएक्शन को ही देख लें कि ये इसमें इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपका कंटेनर ओपन होगा या क्लोज होगा। जी, पहले तो आपने लिखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरा बेटा आप लिखें कंटेनर मस्ट बी क्लोज। कंटेनर जो है मस्ट बी क्लोज। अच्छा, इसमें एक और चीज भी लिख सकते हैं, क्या? मैंने आपको वो लिखवाई है डेफिनेशन के अंदर कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज। ये भी लिख सकते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है बेटा, ये भी लिखेंगे आप। ऑप्शन उसने दिया हुआ है, या बच्चा कंटेनर मस्ट बी क्लोज लिखे, या आप लोग लिख दें कि इक्विलिब्रियम पर देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, वो आपसे पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल वेपर एट इक्विलिब्रियम अंडर दिस कंडीशन पूछना चाह रहे हैं। देखें कैसे निकालते हैं जी पार्शियल प्रेशर। आपको पता है कि यहां पर बेटा आप नीचे पार्शियल प्रेशर का अगर बना लें एक रो,
और यहाँ टोटल मोल्स भी निकाल लें, NT, इनको ऐड कर लें भाई। तो 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.97, ये आ रहा है 1.06। ठीक है, टोटल मोल कितने, 1.06। आपने अब पार्शियल प्रेशर से मेथनॉल का निकालना है, तो ठीक है बेटा, पहले आप इस तरह करें कि सॉरी मोल फ्रैक्शन का नीचे बना ले कॉलम। मोल फ्रैक्शन वैसे तो आपको पता ही है, हमने तो सारों का किया, वो सिर्फ एक का निकालना चाह रहा है बेटा, तो एक का कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ वन स्पीशी या वन मॉलिक्यूल मेथनॉल का निकालना है। तो मेथनॉल के आप देखें कितने मोल्स हैं, 0.97 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1.06, बट इसको आप डिवाइड कर दें 0.97 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये आपके पास आएगा 0.915। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब बेटा आपने पार्शियल प्रेशर पे कैसे जाना, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालना हो ना, इसका फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन जो होगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ। ये देखेंगे 1.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 1.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 7। इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.915 टाइम्स 1.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 7। क्या आंसर आ रहा है बेटा? किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो उसको जरा कैलकुलेट करे। और मुझे मैसेज कर दें, शाबाश। 91915 और 1234, ये आ रहा है जी। ठीक है जी। अब बेटा आपने केपी लिखना है जी इसके लिए, केपी। अच्छा, मैं इस दफा बेटा जो आप लोगों का मॉक होगा अकेडमी में, इसमें कोशिश करूंगा कि केपी केसी के क्वेश्चन डालूं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया हमने इस मॉक में केपी केसी नहीं डाला, तो इस दफा लाजमी आएगा। ठीक है, ये बात ज़हन में रखें, केपी केसी और वेस्पर थ्योरी, क्योंकि ये हम काफी देर से इग्नोर कर रहे हैं ये टॉपिक्स। अच्छा, अब बेटा आपने इसका जो केपी का एक्सप्रेशन लिखना है मैं सामने लिख देता हूँ। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और बेटा इसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना। ठीक है, अब बेटा आपने इसकी यूनिट निकालनी है ना, यूनिट भी वो पूछता है। तो इस बेटा यूनिट निकालने के लिए देखें, इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 2P बच गए ना, 2P नीचे बचे हुए, तो मतलब जब उसको आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये पास्कल -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह बन गया था ना बेटा, पास्कल 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 और पास्कल का स्क्वायर, नहीं ऊपर एक दफा है। ठीक है, ये ऐसे था बेटा। अब आपने क्या करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा तो P8 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। सेपरेट सैंपल ऑफ, जी बेटा मॉक में सब कुछ आएगा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी आएगा, सिर्फ टाइट्रेशन कर्व नहीं आएगा, वो मैं आपको एकेडमी में ही कराऊंगा। बेटा ये आपके पास डिफरेंट सैंपल्स हैं, RSTNU। ठीक है, ये बेटा सैंपल है आपके पास RSTNU, और यहां पर बेटा उसने आपको 4 दिए हुए, ये बेरियम, NaCl, P4O10 और सिलिकॉन। आपने बताना है कि R क्या है, S क्या है, T क्या है, U क्या है। देखिए कह रहा है कि R इज सॉलिड, और जरा आगे चलें क्योंकि सिर्फ सॉलिड से गुजारा नहीं होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है, NaCl भी सॉलिड है, P4O10 भी सॉलिड है। कह रहा है R ऐसा सॉलिड है कि जो वाटर में डालें तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट इज द बेरियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि NaCl वाटर में डालें न्यूट्रल बनता है, P4O10 दिस इज द नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वाटर में डालें तो एसिड बनता है, SaCl4 को वाटर में डालेंगे तो एसिड बनेगा, इसलिए फौरन ही मैंने गेस कर लिया BaOH होल ट्वाइस। और हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेटा वाटर में डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एस क्या होगा बेटा, एस इज सॉलिड, ऑब्जर्वेशन ऑन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा,
वाटर में डालेंगे तो कह रहा है व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो दैट इज NaCl। आपको पता है NaCl को वाटर में डालें, NaCl डिसॉल्व होता है और वाटर की pH 7 होती है। तीसरा कह रहा है कि T इज लिक्विड, तो ये फौरन पता चल जाना चाहिए SaCl4 इज लिक्विड, आपको पता होना चाहिए SaCl4 लिक्विड है। लेकिन इसके रिएक्शन देखते हैं कंफर्म कि SaCl4 को अगर आप वाटर में डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा भाई? रिएक्शन ये होगा, देखें, चार क्लोरीन है तो 2H2O, ये 4 HCl बनेंगे और SiO2 बनेगा। तो ये व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स और व्हाइट सॉलिड बेटा बन रहा है SiO2 की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि T क्या है? SiCl4 है। ठीक है, यहाँ व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स बन रहे हैं और SiO2 व्हाइट सॉलिड बन रहा है। और पीछे बेटा आपके पास P4O10 में बेटा देखें, P4O10 इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ना, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। जब वाटर में डालेंगे बेटा तो H3PO4 बनता है, 4 फास्फोरस है, इस तरह कर देंगे। तो आपके पास बेटा यहां पर चलो देखें, इसमें बैलेंसिंग हम कर लेते हैं, 6H2O करें, अब बैलेंसिंग होगी, फास्फोरिक एसिड बेटा बन रहा है, तो ये इसका मतलब है क्या होगा? P4O10 होगा। एसिडिक है, कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन विगरस रिएक्शन। आइडेंटिफाई द फार्मूला ऑफ व्हाइट सॉलिड मेड व्हेन सैंपल टी रिएक्ट विद वाटर। सैंपल टी जो है बेटा, मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, आपने तो फार्मूला लिखना है, अभी लिखी भी थी मैंने। तो बेटा ये बनेगा HCl और SiO2, बेसिकली आपने SiO2 लिखना है, ठीक है। दिस इज व्हाइट सॉलिड। नेम द सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन सैंपल यू रिएक्ट विद वाटर। बेटा H3PO4 ये आपके सामने इक्वेशन लिखा है, तो आपने सॉल्यूशन का बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन बेटा बनेगा इसमें फास्फोरिक एसिड का। फॉर्मूला बेटा आगे लिख दिया करें। अच्छा आगे देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव प्रॉपर्टीज टिपिकल ऑफ सिरामिक मटेरियल। अच्छा सिरामिक मटेरियल के जरा मैं आपको बताऊं क्या होता है बेटा। ये जो क्ले होती है ना बेटा, क्ले दैट इज सिरामिक। या बेटा ये जो वॉशरूम्स में जो बेसन होता है, बेसन सिंक, इसका मटेरियल देखे, वो जो व्हाइट कलर का वो तो पेंट हुआ होता है ना, लेकिन उस पेंट के अंदर जो मटेरियल है दैट इज द सिरामिक। ये सिरामिक होता है बेटा, ठीक है। और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ये भी आप अ काइंड ऑफ सिरामिक कह सकते हैं, जो मिट्टी के बर्तन। तो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो है ना बेटा सिरामिक का, वो बाथरूम सिंक है। जो आप देखते हैं वो जो मटेरियल है उसको पेंट हुआ हुआ है, लेकिन वो पेंट अगर आप ऊपर से उतारें तो अंदर जो क्ले निकल रही है तो दैट इज सिरामिक। इसकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है सिरामिक की? चले आप जरा खुद सोचें, क्या उसमें से करंट पास हो जाता है? नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। क्या हीट पास हो जाती है? नहीं होती बेटा। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अच्छा बेटा और इसके अलावा एक्सट्रीम हार्ड है, बहुत हार्ड है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें क्रोजन नहीं होती। क्या कभी देखो उसको बेटा क्रोड हो जाए? नहीं, क्रोजन नहीं होती। हीट रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। नेम वन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी मैंने आपको बताई है, आप एक बता दें। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आप बता दें कि रिटेन स्ट्रेंथ ऑन हीटिंग, आप उसको हीट भी करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी रहेगी। एक्सट्रीम हार्ड है, एक्सट्रीम हार्ड है बेटा, ये लिख लें बेशक, एक्सट्रीम हार्ड है, पुअर कंडक्टर है, पुअर थर्मल कंडक्टर है, और क्रोयन उसमें नहीं होती बेटा। गिव द फॉर्मूला ऑफ अनदर पीरियड 3 ऑक्साइड व्हिच बिहेव्स एज अ सिरामिक मटेरियल। बेटा देखें Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उसने बता दिए ना, वो कह रहा और बताएं, तो दैट इज SiO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और Al2O3 हैव प्रॉपर्टीज लाइक सिरामिक मटेरियल। लेकिन वो कह रहा है कि आप पीरियड 3 का कोई और ऑक्साइड बताएं, तो वो क्या होगा? SiO2 आपने लिखना है। अच्छा बेटा ये टंगस्टन ऑक्साइड इज यूज्ड टू गिव द कलर टू द सिरामिक मटेरियल। A sample of the WXOY contains 79.29% tungsten by mass. Calculate the empirical formula. बेटा ये जो इसने आपको मैस बताया है ना, ये टंगस्टन का है। ऑक्सीजन का कितना होगा? देखें, दो एलिमेंट है ना, दो ही एलिमेंट है,
100 में से परसेंटेज होगी, W की परसेंटेज आपको पता है, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 100 माइनस 79 कर दें, 100 माइनस 79.29, तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 20.71। ये मैसेज आ गया। अब आपने बेटा क्या करने हैं, इनके मोल्स निकालने। तो मोल्स निकालने के लिए टंगस्टन का एटॉमिक मास आप बेटा देखेंगे पीरियोडिक टेबल से, और ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक मास है 16। तो बेटा टंगस्टन का एटॉमिक मास 183.8, ऑक्सीजन का आ रहा है 16। इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 79.29 डिवाइडेड बाय 183.8, दैट इज 0.431, और ऑक्सीजन के लिए आ रहा है 20.71 डिवाइडेड बाय 16, ये आ रहा है 1.294। अब बेटा इनके जो मोल्स आए हैं ना, आप इनकी रेशो निकालें। रेशो कैसे, जो लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें, 0.4313 डिवाइडेड बाय 0.4313, 1.294 डिवाइडेड बाय 0.4313, इसको 1.294 डिवाइडेड बाय 0.4313, ये आपके पास बेटा आ रहा है 3, ये 1:3 आ रहा है, तो ये W1 होगा, O3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई। 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन 2-ol, ये देखें बेटा, दिस इज कार्बन 1 2 3। तो 1,3 पहले ये क्लोरीन की पोजीशन बता रहे हैं, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन 2-ol कैन बी मेड बाय M। व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द सिस्टमेटिक नेम ऑफ M? बेटा M का नाम बताना है। अगर आपको इसमें मुश्किल होती है, इसको बेशक ऐसे लिख लिया करें। अगर आपको गलती का चांस है कि हम गलत नाम दे देंगे, ऐसे करके लिख लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बेटा आपने इसको नाम देना है 1 2 3। तो 1,2-डाइक्लोरो 1,3-डाइक्लोरो। अब प्रोपानोन आपको बताया बेटा, जब 3 कार्बन वाला कीटोन होता है, पोजीशन बताना लाजमी नहीं है, बता भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं काटेगा। तो 1,3-डाइक्लोरो प्रोपानोन, ये बेटा आपके पास है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन M दैट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब जरा देखिए बेटा क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। ये जो कार्बोनाइल है ये इसमें जा रहा है, कह रहा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन M। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बेटा, दैट इज द कार्बोनाइल, या कीटोन भी कह सकते हैं। कार्बोनाइल, कीटोन क्यों कह रहे हैं बेटा, दोनों साइड पे कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बोनाइल एक जनरल है, इसमें एल्डिहाइड भी आ सकता है, कीटोन कहेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, बोथ आर एक्सेप्टेबल। स्टेट अ सूटेबल रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए बेटा कार्बोनाइल की रिडक्शन करनी है। देखें आपको मैंने बताया है, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए LiAlH4 NaBH4, और एक और ही बेटा याद कर लें, हाइड्रोजन भी कर सकता है, अलबत्ता वो मार्क्स की में लिखता नहीं है, अगर कोई बच्चा लिखेगा तो वो ठीक होगा। हाइड्रोजन विद निकल कैटलिस्ट कैन रिड्यूस द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कौन सा सूटेबल रिएजेंट, एक मार्क है बेटा, आपको सॉल्वेंट बताने की जरूरत नहीं है LiAlH4 के साथ के इन ड्राई ईथर, अगर बता देंगे तो ठीक है, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ठीक है, या आप NaBH4 इन एक्वस अल्कलाइन, या आप हाइड्रोजन बेटा ये भी बता सकते हैं, हाइड्रोजन विथ निकल कैटलिस्ट, और हीट करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेपरेट सैंपल ऑफ 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन 2-ol एंड 3-क्लोरोप्रोपेन 1,2-diol। ये बेटा देखिए, ये आपका 1 2 3, ये है, सॉरी 1 2 3। यहां से बेटा आपको एक रूल मैं समझा देता हूं। अगर कभी कोई ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया जाए जिसमें इस तरह की सिचुएशन आ रही हो, देखे ना, तीनों कार्बन तीनों के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, आप नंबर 1 किसको कहेंगे। अब यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखिएगा, ये लिख लें रूल। अगर दोनों टर्मिनल पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कहां से काउंटिंग करेंगे, अगर एक साइड पर अल्कोहल है, एक साइड पर हेलोजन एल्केन है, तो आपने अल्कोहल को प्रेफर करना है 1 2 3। मुझे बेटा याद करिएगा, मैं आपको इस तरह के काफी सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कराऊंगा, ठीक है।
ये आपने मुझे याद करवाना होगा किसी और टाइम में। तो अभी फिलहाल ये रूल लिख लें कि अगर, अब देखिए यहाँ से काउंटिंग नहीं की उसने 1 2 3, उसने अल्कोहल को प्रेफर किया, और ये देखिए उसने नाम खुद दिया हुआ है, आपसे नहीं पूछ रहा। 3 क्लोरो प्रोपेन 1 2 डायोल, और बेटा ये क्या नाम है इसका, 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन 2। अच्छा, दोनों की क्या कर रहा है, दोनों को बेटा ऑक्सीडाइज कर रहा है जी, और कंप्लीट कह रहा है अंटिल नो फर्दर रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो आप देखें जब दोनों की ऑक्सीडेशन होगी, अच्छा पहले देखिए इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है ना। तो कैसे ऑक्सीडेशन होती है बेटा कि अल्फा कार्बन का H और OH, यहाँ से OH का H निकल जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा, देखिएगा ये बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखें यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है बेटा दो आपके पास अल्कोहल्स हैं, ये बात जरा ज़हन में रखिए। एक प्राइमरी अल्कोहल है, दिस ये जो ब्लू वाला है ये प्राइमरी अल्कोहल है, जो येलो वाला है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की होगी तो कीटोन बनेगा। बेटा जरा देखिएगा कि ऑक्सीडेशन में कैसे कर रहा हूं, डबल बॉन्ड O। अब जो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बेटा देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी ये सेकेंडरी अल्कोहल की हुई, और ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में चला गया। अब आप जरा देखें कि वो कह रहे हैं QNR, ये बेटा Q है आपका और ये बेटा R है, ठीक है, ये R है एंड दैट इज Q। Q और R बेटा रिएक्शन करेंगे separately with 2,4-DNPH and sodium carbonate. Complete the table. If no reaction occur, write no visible change. बेटा 2,4-DNPH के साथ क्या Q रिएक्शन करेगा? क्या Q में कार्बोनाइल कंपाउंड है? बिल्कुल है। तो 2,4-DNPH कार्बोनाइल से रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट, डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी। क्या R के पास C डबल बॉन्ड O है? यस, R का बेटा सिर्फ ये रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक नहीं करेगा, याद रखिएगा। सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन कैन रिएक्ट विद 2,4-DNPH। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, ऑरेंज, डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। अब सोडियम कार्बोनेट, पर आपको पता है सोडियम कार्बोनेट जो है ये बेस है, तो बेस किससे रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। तो क्या Q में कोई एसिड है? नो, तो नो चेंज। क्या बेस बेटा ये जो Na2CO3 है R से रिएक्शन करेगा? R में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, देखिए कैसे रिएक्शन होता है इसका, ये देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन देख लें। ये बेटा अगर आप Na2CO3 से करवाते हैं बेटा, ये रिएक्शन देखें, समटाइम कहता है रिएक्शन लिखें। तो ये जो सोडियम है ना बेटा, मेटल, ये इस H को रिप्लेस कर देता है जो एसिडिक H है। तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और ONA। अच्छा अब और क्या बनेगा भाई, अब देखिए यहाँ पर दो सोडियम है ना, दो सोडियम है, तो आप क्या करेंगे, दो दो दफा ये लेंगे भाई, कि दो H, दोनों सोडियम दोनों H को रिप्लेस करेंगे। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा बेटा। कैसे, ये दो हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, H2O, और साथ में CO2 बनेगा। तो ये रिएक्शन हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, तो क्या होगी, फिजिंग होगी। अच्छा बाद बच्चे लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, नहीं भाई, आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर नहीं आ रही, आपको फिजिंग नजर आ रही है, या इफेर्विसेंस आप लिखें। अच्छा मैं आपको इसका एक और रिएक्शन भी करवा दूं, ये जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इट कैन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट। जरा ओ लेवल्स के रिएक्शन देखिएगा, उसमें आप लोगों ने ये किए होंगे, लेकिन मैं आपको इसके साथ करवाता हूँ पहले। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसमें कैल्शियम जो है, दिस इज मेटल, ये इस एसिडिक H को रिप्लेस करेगा, राइट। तो अब क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Ca+2। ये मैं चार्ज इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बनाना है। पर इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर 2+ है, तो क्या करेंगे आप, क्रिस क्रॉस करते हैं ना, क्रिस क्रॉस करेंगे जब बेटा, तो आपका ये जो सारा कंपाउंड है ये दो दफा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये 2+ बेटा इधर आया ना, ये 2+ इधर आया, और ये 1 जो है ये इधर जाएगा, इसलिए बेटा ये फॉर्मूला अब आपके पास बनेगा, देखिए ये, और ये दो दफा लिया, साथ में कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। कैल्शियम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO2Ca, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन पता होने चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद NaOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट,
कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल। ये सारे रिएक्शन बेटा जो ओ लेवल्स में आपने एसिड बेस के पढ़े थे कि एसिड मेटल ऑक्साइड से मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोक्साइड और प्योर मेटल से रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएं, सिट्रिक एसिड कैन बी मेड इन 4 स्टेप्स। स्टेप 1 बेटा देखिएगा क्या हो रहा है। स्टेप 1 में ना आप सिर्फ ये नोट किया करें कि क्या चीज बेटा आपने देखिए, ये था, ये इधर और ये इधर 2 चीजें ऐड हुई हैं। क्या चीज ऐड हुई है जरा देखिए, ऐड हुआ है CN और ऐड हुआ है H। मैं आज बाद बच्चे जो है ना बेटा इसमें कहते हैं कि सर इसमें KCN ऐड करेंगे। भाई KCN आप ऐड करते हैं हेलोजन एल्केन में, यहाँ नहीं करते। यहाँ अगर चले KCN ऐड करेंगे, आपकी बात मान लेते हैं, तो CN चले इधर आ गया, तो ये H कहाँ से आया? तो KCN नहीं कहना, आपने कहना हमने HCN ऐड करना है। स्टेप 1 में क्या ऐड करेंगे? HCN। कैटलिस्ट क्या डालेंगे? NaCN। बेटा इस दफा जो मैंने मॉक लिया तो उसमें ये मैकेनिज्म सब बच्चों का गलत था। जो ये मैकेनिज्म है ना, ये सब बच्चों का गलत है। ये ऐसे होता है, देखिए मैकेनिज्म कुछ सिंपल के साथ करके बताता हूँ कि ये जो रिएक्शन है, ये जो आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहले रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन तो सिंपल होगा कि आपको अगर चार्जेस पता है तो ऑपोजिट चार्जेस जोड़ दें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो रिएक्शन तो ये हो जाएगा बेटा, OH CH3 और CN। लेकिन मैकेनिज्म बेटा आप जरा इसका गौर से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म के अंदर ना NaCN इज द कैटलिस्ट, राइट? NaCN बेटा यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये देखिए, तो पहले स्टेप में CN नेगेटिव लोन पेयर कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन बेटा कनेक्ट हो रहा है ना इस कार्बन के साथ। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर रहे फिलहाल। ये इधर बेटा एरो और ये एरो इधर। नेक्स्ट स्टेप में CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव CH3 एंड CN। और अब क्या होगा बेटा, आगे HCN ऐड होगा। देखिए ये इधर और ये बेटा इधर। ये आपको मैंने बेटा कराया होगा, उसको जरा चेक कीजिएगा अपने नोट्स में। ऐसे CH3 और CN, और बेटा ये CN देखें एक रीजनरेट हो गया, जो कैटलिस्ट था ना CN वो रीजनरेट हो गया। अच्छा, अब इस रिएक्शन का नाम जो कि आप लोग गलत लिखते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म देखा करें कि मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या चीज ऐड हो रही है बेटा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। CN नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इस कार्बोनाइल में, जिसको आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो बतानी थी, पर जब भी आपसे वो ये रिएक्शन करवाएगा तो लाजमी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन जब भी आप करते हैं कार्बन चेन बढ़ जाती है। आप स्टार्टिंग में देखें कितने कार्बन थे, 3। अब देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, कार्बन चेन बढ़ गई। और जब भी बेटा वो CN के साथ रिएक्शन करवाएगा ना, तो नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएगा लाजमी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये होती है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिटेल आपके नोट्स में लिखी होगी बेटा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो CN है ये कार्बोक्सिलिक में चला जाता है। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। ये कन्वर्जन याद रखिएगा, जब भी आपसे CN बनवाएगा अगले ही स्टेप में वो कार्बोक्सिलिक में जा रहा होगा, कहेगा बताएं क्या आपने किया, तो आप लिखेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब दोबारा बेटा क्वेश्चन पर आ जाए। अब बेटा देखें, स्टेप 1 तो आपको समझ आ गया। तो स्टेप 1 वो पूछ रहा है क्या रिएजेंट है इसमें, रिएजेंट आप बताएंगे। रिएजेंट है HCN। कंडीशन क्या है बेटा, आपने KCN या NaCN एज ए कैटलिस्ट डाला है। KCN या NaCN बेटा आपने एज ए कैटलिस्ट डाला है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिख दें, ज्यादा अच्छा है, एडिशन भी चलेगा। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन भी लिख सकते हैं, सिंपल एडिशन। क्योंकि देखें ना, ये HCN पूरे का पूरा ऐड हुआ है और ये पाई बॉन्ड टूट गया है, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। स्टेप 2 के अंदर बेटा देखें, अब देखिए स्टेप 2 वही है जो भी मैंने आपको बताया। ये CN किस में चला गया, देखें कार्बोक्सिलिक में चला गया, तो इसमें इसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। बताया, कह रहा है जी आप टाइप ऑफ रिएक्शन बताएं, तो आप बताएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है जी, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कि CN किस में जा रहा है, CN बेटा आपका कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो जब भी ये रिएक्शन होगा कि नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक में जाएगा, तो दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बेटा आप कोई भी एसिड, आप HCl भी यूज कर सकते हैं, आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। देखिए उसने H2SO4 यूज किया हुआ है। रिएक्शन 3 में आ जाए बेटा, रिएक्शन नंबर 3।
रिएक्शन 3 में आप जरा नोट करें चेंज क्या हो रहा है, पहले ये नोट क्या करें। फिर इसमें चेंज ये हो रहा है कि ये CN, ये CN। अब बेटा देखें, अब आप KCN की बात करेंगे क्योंकि अब हेलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, हेलोजन एल्केन में KCN। अब आप नोट कर सकते हैं कि जो Cl था ना, इसको CN ने रिप्लेस कर दिया है, इस Cl को भी बेटा CN ने रिप्लेस कर दिया है। तो आपने क्या डाला होगा इसमें, एथेनोलिक KCN डाला होगा, एथेनोलिक KCN। तो एथेनॉल, अच्छा एक्वस KCN क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर एक्वस डालेंगे तो वाटर का OHCl को रिप्लेस कर देगा, इसलिए एथेनोलिक KCN। तो एथेनोलिक KCN बेटा आपने डाला है। तो यहाँ रिएजेंट आप लिखे और कंडीशन, रिएजेंट है KCN और कंडीशन क्या होगी, एथेनोलिक। और बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन भी लिख देंगे बेटा तो मोर देन एनफ है। अगर 2 मार्क्स का नाम पूछ रहा हूं तो देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बतानी है। अब बेटा लास्ट स्टेप देखें, आपको मैंने बताया जब भी वो CN के साथ रिएक्शन करवाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा होगा। ये देखिए कार्बोक्सिलिक में चला गया, ये देखें बेटा कार्बोक्सिलिक में चला गया। तो क्या हो रहा है जी, CN जो है COOH में जा रहा है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, देखिए 5 मार्क्स आपको मुफ्त में मिल गए, सिर्फ आपको रिएक्शन के नाम बताने थे। बेटा लास्ट है ये, बस ये भी फिर नमाज की ब्रेक है, बस ये सिर्फ कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला तो डेफिनेशन है, आप खुद भी बता सकते हैं, फिर नमाज की ब्रेक है। अच्छा बेटा देखिए इधर, कंपाउंड X कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एज सिट्रिक एसिड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड X है उसके अंदर वही फंक्शनल ग्रुप है जो सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड में कौन से अल्कोहल है, तो X में अल्कोहल होगा, और सिट्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक है तो इसमें कार्बोक्सिलिक भी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक है, और ये कौन सा अल्कोहल है भाई, इट्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी। ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, ये आपको पता होना चाहिए। The table describes some of the similarities and differences between the citric acid and compound X. सिट्रिक एसिड में कोई कायरल कार्बन नहीं है भाई, देखे ना, इसको देखेंगे तो ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, नो कायरल। अच्छा अगर इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ भी CH2 लगा हुआ है, इधर भी CH2 लगा हुआ है, नो कायरल। तो सिट्रिक एसिड हैज नो कायरल कार्बन, जबकि X में कायरल है, सिट्रिक एसिड में नहीं है, X में है। अच्छा दोनों के अंदर ये सिमिलरिटी है कि बोथ कैन रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, लेकिन सिट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा भाई। K2Cr2O7 डाल रहे हैं ना तो कलर चेंज नहीं हो रहा, देखें K2Cr2O7 का, क्यों, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है ना, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन X ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। तो X आपने बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा अभी बाद में। X में 3 चीजें हैं, X में कायरल सेंटर है, X में फिजिंग हो रही है जब सोडियम डालते हैं, और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसका मतलब एक सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है या प्राइमरी हो सकता है, राइट, टर्शरी नहीं होगा। कंप्लीट द इक्वेशन, आपने बेटा इक्वेशन बतानी है, ये कंप्लीट करनी है कि सोडियम किस किस से रिएक्शन कर सकता है। आपको मैंने बताया हुआ है अल्कोहल जो होता है ना बेटा, अल्कोहल्स कैन ओनली रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल्स। क्या अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं। क्या अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं। तो याद रखिएगा अल्कोहल्स आर वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक, अनएबल टू रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब ये जो बेटा आपके पास Na है, ये कहां कहां जाएगा, ये H को रिप्लेस करेगा, एसिडिक H को, और अल्कोहलिक H को भी करेगा। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड होता ना फिर अल्कोहल नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर करेगा। तो आपको कितने Na चाहिए, 4 Na चाहिए भाई। तो चारों Na रिएक्शन करेंगे। वो कह रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन, आपने इक्वेशन कंप्लीट करनी है और इनका बेटा फॉर्मूला बनाना है। देखिए अब देखिए बेटा, यहीं से हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ONA ऐसे ONA, बड़ा उसी को देख के मैं बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन सिर्फ जहां H है बस वहां वो लगा दिया। और कितने H निकले, 1 2 3 4, तो 2H2। ये बेटा वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द इक्वेशन ना, तो ये लिखना मस्ट है, 4Na भी लिखना मस्ट है। अब वो कह रहे हैं जी आप X का स्ट्रक्चर बनाए ना, तो X का बेटा स्ट्रक्चर में क्या चीज पता चली,
एक्स में अल्कोहल होगा, एक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, राइट। अल्कोहल कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, और इसमें कायरल कार्बन भी है। ये तीन चीजें आपने एक्स में रखनी है। कायरल कार्बन प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, और कार्बोक्सिलिक भी है। बेटा एक और 3 कार्बन है बेटा, ये फॉर्मूला आपके पास, इसी के अंदर आपने एडजस्ट करना है ये सारा काम। तो हम स्केलेटल तो बाद में बनाते हैं, पहले बेटा एसिड खुद ट्राई करते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक तो बेटा डाले ना यहाँ पर, एक कार्बन तो यही पूरा हो गया, पीछे कितने बच गए? 2 कार्बन, ये बेटा 2 कार्बन आए। अब अगर आप बेटा ये देखें ना, ये 3 कार्बन में से एक तो कार्बोक्सिलिक था ना, वो मैंने ये लगा दिया, कार्बोक्सिलिक बेटा ये लगा दिया आपके सामने। अब पीछे 2 कार्बन बच गए थे, तो उनको मैंने ऐसी सीधा चेन में बना दिया। अब आपको पता है कि अल्कोहल भी लगाना है। अगर बेटा मैं अल्कोहल लगाता हूँ इधर, प्राइमरी अल्कोहल लगाता हूँ ना, तो मेरे पास बेटा वो नहीं होगा। फिर देखिए कायरल कार्बन नहीं बन रहा, मुझे कायरल कार्बन भी तो बनाना है बेटा, मुझे इसमें कायरल कार्बन भी बनाना है, ठीक है। तो कायरल कार्बन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस OH को टर्मिनल पर नहीं लगाता। अगर मैं OH को बेटा इधर लगाऊं ऐसे करके, और अब मैं हाइड्रोजन पूरे करूं, तो देखिए हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? पूरे हो रहे हैं। क्या कायरल कार्बन है? बिल्कुल है, ये सेंटर में कायरल कार्बन है बेटा। इसका मैं स्केलेटल फॉर्मूला बना देता हूं आपको कि स्केलेटल कैसे बनाना है आपने। ये बेटा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये बेसिकली लैक्टिक एसिड है बेटा। अब कह रहा है कि वाई कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद एसिडिफाइड बट सिट्रिक एसिड डज नॉट। बेटा ये क्यों कर रहा है? इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल, कंपाउंड एक्स इज सेकेंडरी अल्कोहल। सिट्रिक एसिड क्यों नहीं कर रहा? सिट्रिक एसिड इज द टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो आप बताएंगे कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है। थोड़ा लास्ट पार्ट जो है वो कह रहा है कि स्टेट 2 की फीचर्स के जो आपको स्टीरियो आइसोमर, जब स्टीरियो आइसोमर कहे तो आपने दोनों फीचर्स, एक सिस ट्रांस के लिए बताना है और एक आपने ऑप्टिकल आइसोमर के लिए बताना है। बेटा एक आप क्या बताएंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 2 डिफरेंट ग्रुप्स। बेटा एक तो सिस ट्रांस के लिए क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ईच डबल बॉन्डेड कार्बन contain डिफरेंट ग्रुप। और दूसरा बेटा आपने ऑप्टिकल के लिए बताना है। ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्टिकल के लिए आप बताएंगे कि कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन, कार्बन, और उसको शायद थोड़ा बेटा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, कायरल कार्बन, और आगे ब्रैकेट में लिख के बताएंगे अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर के बेटा आपने बताना है कि स्ट्रक्चर विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा ये आप आज की क्लास है, और मॉक की बेटा